अस्सलाम वालेकुम। डेल्फा कैटल शो सीजन 2 अवसर पर आ गया है। बिल्कुल 30 दिसंबर 2022 जो इस साल का सेकंड लास्ट डे होगा, उस दिन स्टार्ट होने जा रहा है एक्सपो सेंटर कराची में। और फिर अगले साल के पहले दिन यानी यकम जनवरी 2023 को जाके इख्तिताम पजीर हो गई ये 3 दिन का इवेंट। दिलचस्प डेट्स तो ज़रूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस दौरान नया साल भी सेलिब्रेट करना है डेल्फा की मैनेजमेंट ने। जहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस मामलात डिस्कस हो रहे होंगे, जहाँ और बहुत सारी चीज़ें लाइव स्टॉक सेक्टर की, डेयरी सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर की डिस्कस हो रही होगी। लोगों के एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। वहीं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लोगों की अवेयरनेस के लिए सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। और ये सेमिनार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये अवेयरनेस देना सारे मुल्क के लोगों को बहुत ही अहम दिखाई देता है। 70% हमारे मुल्क की आबादी देही इलाका जात पर मबनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत जो इस सेमिनार के रूह रवा भी कह सकते हैं। इस सेमिनार के हवाले से हमें बहुत मुफीद मालूमात फराहम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट डेल्फा मोहम्मद मुजम्मिल खानानी साहब। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुजम्मिल भाई, लोगों को अवेयरनेस देना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है? मैंने जैसे कहा कि देही इलाका जात पर मुबनी हमारी इतनी बड़ी आबादी है, तालीम वहाँ पर नहीं है, और बहुत अच्छा लगता है कि डल्फा के प्लेटफॉर्म से या इस बिज़नेस में बड़े तालीम याफ्ता और बाहर से पढ़ के आए लोग और आगे ब्रीड को बेहतर बनाना चाहते हैं, इस तमाम शोबे को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो कि आप ये कवरेज दे रहे हैं और इससे खुद एक अवेयरनेस लोगों में और प्लस फार्मर्स में भी जा रही है। और हमारा भी डेल्फा का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या अगर आप विज़न बड़े स्केल पे अगर ले लें तो वो यही है कि सबसे पहले हम अवेयरनेस क्रिएट करें अमंग्स द फार्मर्स एंड एज वेल एज कंज्यूमर्स। क्या कि एक तो जो आप अभी बात कर रहे थे सर के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और ब्रीड डेवलपमेंट देही इलाकों में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो आपको पता है कि ग्लोबली फूड क्राइसिस की एक तलवार लटक रही है, जिसकी वजह और हमारा मुल्क वैसे ही मेल न्यूट्रिशन कंट्रीज़ में से आता है, यानी कि क़ुव्वत मदाफ़ियत हमारी वैसे ही कम है क्योंकि ग़िज़ाई अजनास जो हमें ख़ास तौर पे देही इलाकों में अवेलेबिलिटी होती है उसमें उस तरह की न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं पाई जाती जो बाकी दुनिया, क्योंकि वो लोग अपनी ब्रीड डेवलपमेंट में या क्रॉप्स के अंदर उस लेवल पे जाके यील्ड डेवलप कर रहे हैं कि वो ना कि सिर्फ अपनी मुल्क की ग़िज़ाई रिक्वायरमेंट बल्कि उसको एक्सपोर्ट करके अपनी इकॉनमी और अपनी जीडीपी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन हमारी बस क्या कहें कि कुछ नाकिस पॉलिसीज़ कह लें या कुछ लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें जो पास्ट में रही है, जिसकी वजह से हम इतने बड़े एग्रीकल्चर कंट्री और एग्रीकल्चर लैंड के होने के बावजूद उस यील्ड को इंक्रीज़ नहीं कर सके, चाहे क्रॉप्स हो चाहे मिल्किंग ब्रीड के अंदर यील्ड हो। ग्लोबली इस वक्त अगर आप मिल्क यील्ड को अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं तो ग्लोबली एक एवरेज काउ जो है वो 50 टू 60 लीटर्स पर डे मिल्क प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा। उसकी बनस्बत अगर आप हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखें तो हम 10 से 12 लीटर्स पर डे पे अभी तक है। तो इट मीन्स कि हम ऑलमोस्ट 500% डाउन द लेन इस वक्त खड़े हुए हैं पूरी दुनिया के मुकाबले में, जबकि उसके मुकाबले में जो फीड और ग़िज़ाइयत जो हम एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं वो उतनी ही जा रही होती है, जिसकी वजह से हमें ग़िज़ाई किल्लत में इंसानों के लिए भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि एनिमल्स भी वही सारी फीड जो एक मकई हो गई, गंदम हो गई, जिस जिस तरह की भी तो उसका अब ये जो ख़ास तौर पे फ्लड के बाद, सैलाब के बाद हमारे पास एक वैसे ही सारी फसलों में एक क्राइसिस आया है। उसके बाद ना तो सिर्फ फीड कॉस्ट बढ़ी है सब्जियों की, हर किसी के लिए इस वक्त जो है इन्फ्लेशन को बेयर करना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। तो सर इसी सिलसिले में हमने जो अवेयरनेस के लिए जो सेमिनार रखा है उसमें हम मोटा मोटा कहें तो 3 चीज़ें कवर कर रहे हैं। नंबर वन, फॉर फार्मर्स हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ यानी कि मिल्क वैल्यू एडिशन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं लोगों को, फोकस होगा। अब मैं इससे आपकी मिसाल, इसमें हमने ऑन बोर्ड किया है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस को। इसमें हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर नसीम साहब जो कि वाइस चांसलर हैं युवास के, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर जुनेद साहब वो ऑल द वे फ्रॉम लाहौर आएंगे, अटेंड करेंगे सेमिनार और हमारे फार्मर्स को अवेयर करेंगे कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं
और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं, कौन सी वो न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन सी वो डेयरी इक्विपमेंट्स हैं, कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम अडॉप्ट करके ना कि सिर्फ हम अपनी मिल्क यील्ड बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नीचे ला सकते हैं। साथ ही साथ सर हम इसमें ब्रीड और जेनेटिक्स के हवाले से हमारे साथ ओमेगा डेयरीज़ वाले और डी कंपनी ऑन बोर्ड होंगे जो कि स्पेसिफ़िकली इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ब्रीड और जेनेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। उसमें ना कि सिर्फ वो मीट के लिए हो बल्कि मिल्क यील्ड, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ अभी तक मिल्क प्रोडक्शन पर डे इन काउस अभी तक 10 to 12 लीटर्स है। मेरा मेरा सवाल यही है, मुजम्मिल साहब आपसे कि आ, अगर आप जैसे क्वालिफाइड लोग इस बिज़नेस से वाबस्ता है और वो भी ये बात कर रहे हैं कि अब तक हम 10 और 12 से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो जो एक देही इलाका जा देखिए ना, सेमिनार भी हमारा कराची में हो रहा है, लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे मोस्टली, और देही इलाका जात की ख़वातीन बहुत रोल प्ले करती हैं अपने उन लाइव स्टॉक के सिलसिले में, जो उनके गांव देहात में होता है उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है, उनकी तो कोई अवेयरनेस नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप लोग भी अभी 10 और 12 पे खड़े हुए तो वहाँ तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा। सर इसमें थोड़ा सा मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ एलिमेंट लाऊं तो ब्रीड डेवलपमेंट के ऊपर देही इलाकों में फिर भी काम शुरू हो चुका है। यहाँ से ज़्यादा जी, काम हो रहा यहाँ है। से काम ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह ये है कि जो ये कंपनीज जो जिन्होंने ये अपने स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स लिए थे, अच्छा उसमें एक बहुत बड़ा किरदार युवास का है जो मैंने आपको मेंशन करा, क्योंकि उन्होंने ये पंजाब में सबसे पहले ये प्रोग्राम लॉन्च करा था कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम से, जो कि स्पॉन्सर्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट था और जिसको एग्जीक्यूट युवास कर रहा था। उसमें उन्होंने बहुत ही, और मैं उस सर्टिफिकेशन का उस ट्रेनिंग का पार्ट बना हूँ तो ही मुझे ये सारी इन लोगों से मुलाकात ही हुई और मैंने उनको इनवाइट करा कि आप हमारे पास सिंध में भी इस डेवलपमेंट को प्रोग्राम को कैरी करें, ना कि भले गवर्नमेंट लेवल पे जो भी हो, हम इवन डीजी लाइफ स्टॉक डॉक्टर नज़ीर साहब से भी इस सिलसिले में बात करेंगे, बल्कि लेकिन हमारे पास जो डेल्फा का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमारे साथ 500 से ज़ायद फार्मर्स ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे साथ, सोशल मीडिया पर डायरेक्टली मीटिंग्स में आते हैं। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि कोई ऐसा ट्रेन द ट्रेनर मॉडल बनाए कि हम अपने में से ही कुछ एजुकेटेड लोगों को आपके थ्रू ट्रेन हों और हम उस ट्रेनिंग को आगे पास ऑन करें। तो एटलीस्ट इस सिलसिले को हम इस बहाने पे ना रोक लें कि हमारे पास फंड नहीं थे, गवर्नमेंट की सहूलियात नहीं थी। ये तो सोशल मीडिया का दौर है, जैसे कि आप अभी कह रहे थे, और बिल्कुल 100% मैं उससे एग्री करता हूँ। सबके हाथों में मोबाइल है, किसी को एजुकेट करने के लिए अब किसी यूनिवर्सिटी भेजने की ज़रूरत नहीं है। एक 5 मिनट का क्लिप भी किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, और उसी ज़िंदगी को बदलने का मिशन डेल्फा रखती है, चाहे वो कंज्यूमर लेवल पे हो, एक साफ़ ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध और बीफ पहुंचाना हो, मीट पहुंचाना हो, और यही नज़रियाती बदलाव हम फार्मर्स के अंदर भी चाहते हैं कि अपने अंदर वो सफाई सुथराई के साथ साथ उन जदीद टेक्नोलॉजीज़ यानी कि पेस्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, जिसकी वजह से आपके पास जो, और प्लस ब्रीड डेवलपमेंट पे काम करें, तो ना कि सिर्फ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो बल्कि आपके दूध की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो, क्योंकि दूध एक ऐसी ग़िज़ा है जिसके लिए तो कुरान में कहा गया है कि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अल्लाह कमोबेशी माफ़ फरमाए, लेकिन मफ़हूम उसका यही बनता है कि दूध एक क्वालिटी मुकम्मल क्वालिटी ग़िज़ा है। जी बिल्कुल। क्वालिटी मिल्क की आपने बात की, अगर मैं मीट भी देखता हूँ, जैसे अगर हम दुबई में देखते हैं तो वहाँ ऑस्ट्रेलियन मीट भी अवेलेबल है, वहाँ पाकिस्तानी मीट भी अवेलेबल है। ऑस्ट्रेलियन मीट गलने में भी बहुत टाइम लेता है, तो क्या मिल्क की क्वालिटीज़ भी इसी तरीके से होती है, वहाँ डिफरेंट यहाँ डिफरेंट, वहाँ का दूध मुख्तलिफ होगा? जी सर, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है। सबसे ज़्यादा एक तो ब्रीड के हवाले से बाहर ऑस्ट्रेलियन काउस जिनको हम कहते हैं, बेसिकली अब वो यूरोप में, न्यूजीलैंड में ज़्यादा पाई जाती हैं, जो अब जिसको हम फ्रीजन काउस कहते हैं, जो अभी टॉप मिल्किंग उसमें आती हैं कैटेगरी में। इसके बाद जर्सी काउस आती हैं। हमारे पास जो अपनी देसी ब्रीड्स हैं जिसमें चोलिस्तानी काउस हैं, थरी काउस हैं, इसी तरह इंडियन काउस का जो हमारे पास एक मिक्सचर था, गीर काउस। अच्छा, ब्रीड डेवलपमेंट में गीर में इंडिया ने एक डेवलपमेंट करी ब्राज़ील की एक काऊ के साथ, उन्होंने क्रॉस करके एक ऐसा, ब्राज़ील भी उस गीरी पे काम कर रहा है, और उन्होंने वो ऐसा लोकल ब्रीड के साथ क्रॉस करके एक ऐसा समझ लें ब्रीड डेवलप करी है जो कि ना कि सिर्फ मिल्क यील्ड बढ़ा के दे रहा है बल्कि उसका लैक्टेशन साइकिल भी बढ़ा दे रहा है।
तो लैक्टेशन साइकिल से मुराद ये होता है कि मिल्क कितने टाइम तक एक एनिमल देता है। आप 5 साल 4 साल, उसके बाद एक लैक्टेशन में कितना खींच सकते हैं उसको, फिर उसके बाद जो उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस है। इंडिया इसमें भी जी जी, तो देख रहे वो हैं। दुनिया कहाँ पूरी तक चले गए बहुत वैसे वो लोग, इंडिया अगर मैं कंपेयर करूँ? सर मेरे पास एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, लेकिन आप अगर उनके देखें ना तो उन्होंने कॉरपोरेशन लेवल पे अमूल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसमें, क्योंकि जाहिर है सिर्फ हर चीज़ गवर्नमेंट के हाथों नहीं हो सकती, कुछ प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होना पड़ता है कुछ चीज़ों में। अमूल ने एक बहुत बेहतरीन मॉडल बनाया फार्मर्स के लिए, जो कि हमारे यहाँ क्रॉप्स हो चाहे दूध हो, एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है वो मिडल मैन का रहता है। उसका आप कोई भी का नाम ले लें, आड़ती ले लें, हमारे यहाँ पैकार बोला जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ को मिसयूज़ किया जाता है। अब आपने जो एक बेसिक डिफरेंस मिल्क का पूछा था ना, वो होता है मिल्क स्टैंडर्ड फैट से और उसके टीएस लेवल से। टीएस होता है टोटल सॉलिड्स, ठीक है। तो टोटल सॉलिड्स और फैट जो होते हैं ना सर, वो किसी भी दूध की पहचान होते हैं, ठीक है। फैट का परसेंटेज कितना है, जैसे कि नॉर्मली ग्लोबली जो पॉलिसी है वो 3.5% फॉर काउज है। हमारे यहाँ जो फैट का स्टैंडर्ड है वो भी काउस के लिए यही है 3.5%, और बफेलो के लिए 5%। अच्छा, अब मिल्क क्वालिटी में हमारे यहाँ थोड़ी सी फार्मर्स को पीछे इसलिए भी ले जाया गया है कि कुछ फैट के अंदर कुछ पॉलिसीज़ में ऐसा अमल दखल पैदा किया गया है कि उसको 6% पे ले जाया गया है। ये सिर्फ कराची की हद तक मैं आपको बात कर रहा हूँ। पंजाब में उसकी बनस्बत बहुत अच्छी पॉलिसीज़ डेवलप हो गई हैं इस हवाले से, और जो कि हार्मोनाइज भी है। मैं पंजाब फूड अथॉरिटी वालों के साथ भी बैठा था और उन्होंने कहा कि इस पे हार्मोनाइजेशन ऑलरेडी है, बट समहाउ हमने डल्फा के तवज्जुह से कमिश्नर साहब से भी इस सिलसिले में रब्ता किया है कि इस पे नज़रसानी की जाए, क्योंकि इस सिलसिले में ना कि सिर्फ एक बहुत बड़ी करप्शन होती है मिलावट की, क्योंकि बेसिकली मैं आपको एक आसान अल्फाज में अपने व्यूअर्स के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगा कि होता ये है कि 6 साढ़े 6% का फ़ैट लेके उसमें फिर जो है मिडल मैन कह लें या किसी भी लेवल पे जो है ना उसमें अडल्ट्रेशन होती है, पानी उसमें मिलाते पानी हैं। मिला दिया जाता है अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। सब नहीं करते, मखसूस कोई 5% लोग करते होंगे, लेकिन वो बदनामी का सामना सबको सब करवाते हो होते जाते हैं। हैं फिर। जबकि कराची में ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें जहाँ पे ये काम नहीं होता, बड़े अरसे से और उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा होगा। भी अच्छा। देखें, कुदरती तौर पे अल्लाह का भी एक निज़ाम है, लेकिन हमने अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू वो लूप होल दिया हुआ भी क्यों है, मेरा सवाल ये है। और इस लूप होल की वजह से दो नुकसानात हो रहे हैं। एक, नंबर वन, फार्मर्स को अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लग रही है, उसकी वजह से डेयरी फार्मिंग, सिर्फ मैं आपको 7 महीने, पिछले 7 महीने का स्टैट्स ये बता रहा है हम, क्योंकि हमारे पास जो डेयरी फार्म्स खाली होते जा रहे हैं उससे हमने एक सेंसस किया अपने लेवल पे, तो उस पर 30% डिक्रीज़ आया है फार्मिंग में। 30% का डिक्रीज़ सर बहुत बड़ा होता है। अब जाहिर है मिल्क रिक्वायरमेंट तो वहीं खड़ी होती है, फिर जाहिर है फिर अडल्ट्रेशन होती है, फिर दूसरे तरीक़ों से जो है अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं लोग। तो एक तो ये नुकसान है। दूसरा नुकसान जो इस वक्त सबसे बड़ा हो रहा है वो ग़िज़ाई किल्लत में इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि इस तरह के फ़ैट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें गंदम का इस्तेमाल करना पड़ता है, गंदम के दलिए का इस्तेमाल करना पड़ता है फ़ीड में। अब क्योंकि गंदम हम ऑलरेडी गंदम डेफिशिएंट कंट्री हो चुके हैं, हम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं अपनी गंदम को पूरा करने के लिए, और दूसरी तरफ हम हज़ारों टन रोज़ का जानवरों को खिला रहे हैं सिर्फ इस फैट की करप्शन को जो है वो परवान चढ़ाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़े समझने की बात है। ये जितना इंपोर्ट हम करेंगे उसकी जगह हम ये सिर्फ अपनी पॉलिसी में थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लें तो हमारी इतनी गंदम हो जाएगी कि शायद हमें एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा फुकदान है समझने का, हमारे आपस में इदारों की कनेक्टिविटी का। लेकिन ये जो आपका सेमिनार होगा उसमें ज़ाहिर है ये एग्रीकल्चर से लोग भी हैं आपके पास, लाइव स्टॉक से भी हैं, तो एक कोई कंबाइन सेमिनार होगा कि देखें आप ये तीन सेक्टर मिलेंगे। डेयरी के बारे में बताया जा रहा होगा, लाइव स्टॉक के बारे में बताया जा रहा होगा, लेकिन ये जो इन तीनों को जोड़ने का कोई जी, सेमिनार है? मैंने आपको बताया, ये तो समझ लें ये एक पोर्शन हुआ है, डेयरी एंड लाइफ स्टॉक कम्स अंडर वन अम्ब्रेला, ये एक ही बात है। अभी ये मैंने पहला पार्ट आपको बताया कि ये तो होंगे सारे फार्मर्स को एजुकेट करने वाले लोग। दूसरी तरफ हमने इनवाइट करा है सारे जो है डिग्निटरीज़ को, जिसमें अभी मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा क्योंकि अभी वो ऑन बोर्ड सारे हो जाएं तो वो लिस्ट भी हम शेयर कर देंगे।
क्योंकि कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, किसी वजह से हम अभी लिस्ट नहीं शेयर कर रहे, बट हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑन बोर्ड होंगे इस सेमिनार में, सेमिनार का हिस्सा भी होंगे। और उसके बाद हमारा एक पैनल डिस्कशन भी होगा जिसमें तमाम इंस्टीट्यूशन साथ बैठ के मुत्तफ़िका तौर पे किसी पॉलिसी के ऊपर भी बात करेंगे कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट एरियाज़ की ज़रूरत है। हमारी एकेडमिक यानी कि युवास बैठी होगी, हमारे साथ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ऑन बोर्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर आता है। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर एक स्टार्टअप कंपनी बेस्ड, जो टेक बेस्ड कंपनीज़ का स्टार्टअप है, ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। इनसे हमारा एमओयू साइन हुआ है जो कि हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ को परवान चढ़ाने के लिए इनके साथ हम इनको भी हमने सेमिनार का हिस्सा बनाया कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल दूध की सप्लाई वैल्यू चेन को रिड्यूस करने के लिए हम कोई ऐप डेवलप कर दें, हम ऐप डेवलप करें जिसमें डायरेक्ट फार्मर जो है अपने कंज्यूमर्स को दूध पहुंचा सके। कि हमारी इस वक्त जो सप्लाई चेन है ना, वो कि दूध की साइकिल 3-4 घंटे की होती है नॉर्मली, अगर वो पेस्चराइज ना किया जाए यानी कि उसको उबाला ना जाए, आम अल्फाजों में कहूँ तो। उसकी सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए सर हम ये कर सकते हैं कि ऐसा ब्रिज क्रिएट करा जाए कंज्यूमर और फार्मर के बीच में कि एक तो फार्मर के प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हो जाए और कंज्यूमर को भी सस्ता दूध मिल सके अच्छी क्वालिटी का, बगैर मिलावट का। तो ये इस तरह के ब्रिज क्रिएट करने के लिए हमने इन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को भी ऑन बोर्ड किया है। हमने लेटेस्ट इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है फिल एंड पैक, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है, जो कि जदीद मशीनरी से हमारे फार्मर्स को आगाह करेगी कि क्या क्या प्रोसेसेस दुनिया में हो रहे हैं और हम कितनी कम कॉस्ट पे उसको थोड़ी सी चीज़ें एडॉप्ट करके हम किस तरह से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से एक साफ़ दूध हम डायरेक्ट सारिफ के घर तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें बैरियर्स हमारे माइंड में होते हैं, हमारे फार्मर्स के माइंड में होते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन के प्लान्स जो है ना, और फार्मर्स हमारे थोड़ा सा इकोनॉमिकली कर्ज़ों में डूबा हुआ है इस वक्त। तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हमने तीसरा प्लेयर जो कि हमने इस्लामिक बैंक्स और स्टेट बैंक को ऑन बोर्ड करा है कि इस तरह की जो कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं डेयरी के हवाले से, बीफ के हवाले से, उन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स को कोई ऐसे इस्लामिक लोन्स दिए जाएं कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं कि जिसमें वो ये चीज़ें एडॉप्ट करके ना कि सिर्फ अपनी हालात सुधार सकें बल्कि इस मुल्क की मिल्क प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन सबको इन्हांस करके कस्टमर तक डायरेक्ट एक साफ़ सुथरा बेहतरीन गोश्त और दूध मुहैया कर सकें। मुज़म्मिल खानानी साहब, प्रैक्टिकली जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं, ज़ाहिर है वो भी बहुत सारी अवेयरनेस चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम आपने तरतीब दिए? जी सर, बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे साथ युवास या फिल एंड पैक या ब्रीड डेवलपमेंट के हवाले से डी कंपनी है, ओमेगा डेयरीज़ हैं, इसी तरह हमने प्रैक्टिकल उन फार्मर्स को भी ऑन बोर्ड किया हुआ है जो कि ये प्रैक्टिकल इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करते हुए अपनी ग्रोथ उनकी ज़ाहिर हो रही है। तो हमने फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए और वो लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करें ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें, हमारे फार्मर्स उनसे कुछ सीख सकें। तो कुछ हमने उनको भी, जिनमें से आल्प डेयरीज़, एक आमिर साहब हैं हमारे, बहुत बेहतरीन फार्मर हैं और उन्होंने अपना एक ब्रांड डेवलप करके इसी तरह वो डायरेक्ट कस्टमर सेलिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं फार्म से। तो उसमें दो चीज़ें फुलफ़िल हो जाती हैं, एक तो फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, प्लस सारिफ को, कंज्यूमर को एक साफ़ सुथरा दूध प्रोवाइड होता है। तो यही हमारा विज़न है कि बीच में सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंसान की मुदाखलत होती है दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसके अंदर नेचुरली बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है। जो हमारा बॉयलिंग का प्रोसेस होता ही इसीलिए है, जिसको हम पेस्चराइजेशन बोलते हैं, वो होता ही इसीलिए है कि उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जाए और जो बैक्टीरिया ग्रो हो चुके हैं उनका फौरी खात्मा किया जाए। तो ये जो सप्लाई चेन की एक लॉन्ग साइकिल है ना, इसको ब्रेक करने के लिए, इसकी एक कोल्ड सप्लाई चेन बनाने के लिए ये जो पूरा प्रोग्राम है, इसको डिज़ाइन इसीलिए किया है कि लोगों के माइंड में जो बैरियर्स हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये किस तरीके से होगा। अब वहाँ तो क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, वही नॉर्मल टंकी में ले जाते हैं, फिर चिलर में दुकानों पे ला के डाया जाता है, अक्सर ट्रैफिक में फंस के वो दूध ख़राब हो जाता है, फिर उसके वो मुख्तलिफ बेचारे प्रोसेस से गुजरते हैं क्योंकि वो लॉस है उनका। फिर वो कोई खोया बना देता है, कोई दही बनाता है, कोई किसी तरह वो उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता है। जबकि जदीद टेक्नोलॉजी
इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ऐसी ऐसी मशीनरीज इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जो कि इजीली हमारे दूध को उसकी लाइफ को बढ़ा सकती है, बगैर पेस्चराइज किए भी बढ़ा सकती है। उसके चिलर हैं और बहुत सारी, मतलब ये हमारे इसमें जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मशीनें भी वहाँ पे सेमिनार में जो है हमने मंगवाई हैं, फिल एंड पैक वाले लेकर आ रहे हैं और वो पूरा सप्लाई चेन बताएंगे कि भाई कहाँ से कहाँ तक हम जो है इसको इस सप्लाई चेन में कौन सी मशीनरी कहाँ पे यूटिलाइज होगी, कितना प्रिजर्व कर सकते कितना कर सकते हैं। और उसमें बड़े छोटे स्केल, क्योंकि मैं खुद उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट भी था, मैंने प्रैक्टिकली वहाँ पे खुद भी देख कर आया हूँ कि उन्होंने छोटे फार्मर्स के लिए छोटे स्केल पे भी बनाया हुआ है और बहुत ही कम बजट की मशीनें भी बनाई हुई हैं। तो और जो कि कोई ऐसी बात नहीं कि उन्हीं से लिया जाए, हमारे यहाँ लोकली कराची में भी एक से एक इंजीनियर बैठे हुए हैं जो कि वो सिर्फ मॉडल देख के वो उसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। हमारा मकसद किसी के ब्रांड को प्रमोट करना नहीं है कि आप इनसे मशीन ले या इनसे जो है एनिमल्स हैं। हमारा मकसद है अवेयरनेस देना, अपनी विज़न को, आँखों को, लोगों को एक दफ़ा जो है वो दूर अंदेशी की नज़र देखें, दुनिया किधर जा रही है और हम कहाँ पीछे रह गए हैं, उस पर हमें नज़र षानी करनी होगी। और हम कैसे आगे अब आ सकते हैं। मोहम्मद मुजम्मिल खानानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो आपने अवेयरनेस दी वो हमारे लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी और वाकई में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है डेल्फा, और ख़ास तौर पे सेमिनार जो आपकी एजुकेशन के मौके फ़राहम कर रहे हैं। नई प्रोडक्ट्स जो इस वक्त सारी दुनिया में यूटिलाइज हो रही हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान में कौन कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है, पाकिस्तान में किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, ये तमाम अवेयरनेस आपको डेल्फा कैटल शो सीज़न 2 में मिलेगी, जिसका आगाज़ इसी महीने की 30 तारीख से हो रहा है। तो एक्सपो सेंटर कराची आप सब ने पहुँचना है। आपके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए हर तरीके से एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की गई है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है लाइव स्टॉक का कि इसमें पूरी फैमिली का इंटरेस्ट दिखाई देता है। तो एक मेले का समा होगा डेल्फा कैटल शो सीज़न 2 में। जल्द मिल रहे हैं आपसे, टिल देन अल्लाह ने के बाद।